ये जी। बच्चा एक अकेले किसी घर में नहीं पल रहा है, ऐसे बच्चे न जाने कितने घरों में पल रहे हैं। आत्मविश्वास तो है इनके अंदर, लेकिन इनके अंदर वो धैर्य नहीं है कि भाई पैसा आ गया तो सफल हो गए, मतलब सफल हैं मतलब पैसा है। देखिए, मैं केबीसी में एज अ दर्शक भी बैठ चुका हूं, चलिए अब उसकी भी बात कर लेते हैं। केबीसी 15 में विराट अय्यर, तो वो बच्चा भी एक के बाद एक बहुत तेजी से, ये बड़े खतरनाक है। पेरेंट्स जो है वो कंट्रोल खोते जा रहे हैं। मैं बड़ा दुखी होता हूं आजकल के बच्चों का बचपन देखकर, शायद वो बचपन जी ही नहीं रहे हैं। बात उन बच्चों की जिनको आप बना रहे हैं, जिनका फ्यूचर आप गढ़ने की बात कर रहे हैं, तो उनकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ इन्हीं सारी बातों से जुड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, उज्जवल जी हमारे साथ हैं लाइव के लिए। उज्जवल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं मैं जी? एकदम मजे में, आप बताइए। हाँ, इधर बहुत दिनों बाद टीवी से खबर आ रही है, मतलब जिसमें मतलब हाँ। सोशल मीडिया पे बवाल एकदम कटा हुआ है। दो जी तीन दिन जी। पहले एक बच्चा अहमदाबाद का केबीसी में आया था, इशित हम्म। भट्ट, शायद 12 साल का बच्चा है और 5वीं क्लास में पढ़ता है। तो उसका हाँ वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है और बहुत बातें हो रही, क्योंकि वो, हालांकि बच्चों को लेके बहुत अलग अलग तरह के ओपिनियन होते हैं कि उनकी हाँ हाजिर हाँ जवाबी मानिए, बच्चा कितना एक्टिव है, कितना चंचल है। लेकिन एक तो जो जिस अंदाज में बच्चा अमिताभ बच्चन से बात कर रहा था, हाँ कह हाँ रहे हाँ आप मुझे रूल्स वगैरह मत समझाइए, मुझे सब पता है, मुझे हाँ मतलब उन्होंने सवाल पूछा, ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं, अरे मुझे जवाब पता है। हाँ वो हाँ जो था, तो कुछ तो हाँ थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो 5वें सवाल पे आया और हाँ वाल्मीकि रामायण का सवाल था, और वो वहां हाँ पे आके धड़ाम से जो है वो पूरा मामला जो उसका खत्म हो गया। अब हाँ इस पूरे मामले पर मतलब इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो हाँ कई लोग हैं जो बच्चे को किस तरह से मतलब बर्ताव करना चाहिए किसी शो में, या वो अमिताभ बच्चन के सामने है तो हाँ उसका बिहेवियर कैसा, उस पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोग, हाँ उसके पेरेंट्स भी वहां थे, पेरेंटिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई किस तरह की पेरेंटिंग है ये, और बच्चे को किस तरह से आपने पाला पोसा है। तीसरा, इसके घेरे में स्कूल भी आ गए हैं कि स्कूल आखिर किस तरह के स्टूडेंट या किस तरह के जो हमारे भविष्य के नागरिक हैं उनको तैयार कर रहे हैं। तो ये बड़ा मामला होता जा रहा है और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट जो है निकल निकल के चर्चा में, मतलब एक तरीके की डिबेट हो रही, चर्चा भी नहीं कह सकते। और हालांकि जी कई नासमझ लोग हैं जो उस बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि मैं ये हाँ सोच रहा हूँ कि अब उस बच्चे के साथ ये जो घटना हो गई है, ये उसको हाँ मेंटली कितना अफेक्ट करेगी, क्योंकि उसके मीम्स बन गए हैं, उसके वीडियो बन गए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। वो और उसके पेरेंट्स किस तरह से इस पूरे मामले में अफेक्ट हो रहे होंगे। बच्चे को लेके माँ बाप प्यार भी करते हैं, लेकिन कभी नाराज भी हो जाते हैं, कभी निराश भी हो जाते हैं। तो उनके बीच के इक्वेशन क्या, भले ही थोड़े से समय के लिए किसी तरह से अफेक्ट होंगे, क्या वो लॉन्ग टर्म कोई उस बच्चे पर अफेक्ट डालेंगे, या पेरेंट और बच्चे के बीच, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आपने भी वो वीडियो देखा, हमने चर्चा भी की उस पर, और उसी के बाद ये तय किया कि इस पर हम बात करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं पूरी चीज को? देखिए, इस बच्चे की जो बदतमीजी दिखी है, वो मेरी चिंता इस बच्चे को लेकर नहीं है और मेरी चिंता इस एपिसोड को लेकर भी नहीं है। मैं इसको थोड़ा ओके। ब्रॉडर नजरिए से देख रहा हूं। ये जी। बच्चा एक अकेले किसी घर में नहीं पल रहा है, ऐसे बच्चे न जाने कितने घरों में पल रहे हैं। और ये तो बिल्कुल एक बिल्कुल। उदाहरण निकलकर सामने आ गया जिसने हमारी आंखें खोली। हालांकि आंखें खोलने भी नहीं कहूंगा, हम अपने आसपास नजरें हम्म, दौड़ाएं तो हमें ऐसे बहुत से पेरेंट्स दिखेंगे कि बच्चा खाना नहीं खाता है हम्म, इसलिए हम टीवी चला देते हैं, इसलिए हम मोबाइल दे देते हैं, इसलिए हम टैब दे देते हैं, इसलिए हम इसको आईपैड दे देते हैं। देखिए, जो मुख्य कारण है बिल्कुल। मेरे हिसाब से, एक तो हमारे देश में पेरेंटिंग की दिशा बदली है। जॉइंट फैमिलीज खत्म हुई हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज शुरू हुई हाँ हैं। हाँ। पहले बच्चे के पास चाचा बुआ कजन्स होते थे सीखने के लिए, सिखाने के लिए। वो दसियों तरह के कैरेक्टर अपने आसपास देखता था, उनसे सीखता था। कुछ उसे बुली भी करते थे, कुछ उसे सिखाते भी थे, बिल्कुल। कुछ कुछ उसे बचाते भी थे, और कुछ उसे दुनिया के रंग कैसे आगे मिलेंगे वो हम्म। बताते थे। लेकिन आजकल के जो न्यूक्लियर फैमिलीज में ये हो गया है कि लोग बच्चे का
आत्मविश्वास बढ़ाने के चक्कर में इतना ज्यादा हैं कि वो उसे संस्कार दे नहीं पा रहे हैं। और अकेले माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी नहीं है संस्कार देना। मैं यहां पे भी ये क्लियर कर दूं, देखिए जी संस्कार जी तो जी दादा दादी से भी आते हैं, चाचा चाची से भी आते हैं, बुआ फूफा से भी आते हैं, मामा मामी से भी आते हैं। हमारा तो जो भारतीय संस्कृति है वो इतनी अच्छी तरीके से बच्चों में विकास दे सकती है, क्योंकि हमारे तरह तरह के रिलेशन है, हर रिलेशन का नाम है। हमारे यहाँ वेस्ट की तरह अंकल आंटी नहीं होते, बाकायदा मामा मामी का रिश्ता अलग है, चाचा चाची का अलग है, बुआ फूफा का अलग है, ताऊ ताई का अलग है, और सब जगह से संस्कार आते थे। तो एक चीज तो वो रुक गई। दूसरा, आपने बच्चों को तरह तरह की क्लासेस में भेजना शुरू कर दिया और आपने बच्चों के हाथ में थमा दिया टैबलेट, टीवी, स्क्रीन, ताकि आपको थोड़ा मी टाइम मिल जाए। अब चक्कर क्या है, आप अपने जॉइंट फैमिली से बाहर निकले हैं खुद की सुकून को तलाशने के लिए, और आपको ये नहीं मालूम कि आपने अपना सुकून तलाशने के चक्कर में अपने बच्चे को एक ऐसी जिंदगी दे दी है जो उसको बड़ा होने पर समझ में आएगी कि जॉइंट फैमिली में बड़ा होना क्या होता है और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है। इसके लिए कई सारे घटक जिम्मेदार हैं। मैं मानता हूं कुछ लोग रोजगार की वजह से घरों से निकलते हैं और अलग अलग कारणों से निकलते हैं। दूसरा, ये जो इंस्टेंट दुनिया है, यहाँ हर चीज जो है फास्ट फूड है, हर चीज जो है तुरंत आपको चाहिए। एक ऐप है जो आपको 8 मिनट में सामान डिलीवर करती है, आपने यहाँ चीज पसंद की, सामने वो हाजिर। मतलब हमने धैर्य नाम की चीज को छोड़ दिया, हम जानते ही नहीं है कि धैर्य क्या होता है। ये जो बच्चा इतना अधीर दिख रहा है, देखिए हमने तो तब भी आज मेरी और आपकी जो उम्र है, हमने बहुत तरह की दुनिया देख ली है। हमने वो वक्त भी देखा है जब फोन नहीं था, हमने वो वक्त भी देखा है जब टीवी नहीं था, हमारे सामने ये सब चीजें आई। लेकिन ये बच्चे जो इंटरनेट के दुनिया में बड़े हो रहे हैं, इनफैक्ट बड़े नहीं हो रहे हैं बल्कि जन्म ले रहे हैं, तो इनके अंदर सबसे ज्यादा आत्मविश्वास तो है इनके अंदर, लेकिन इनके अंदर वो धैर्य नहीं है। और दूसरा ये है कि बच्चे की बदतमीजी पर आजकल जो है कुछ पेरेंट्स जो है वो हंसते भी हैं, तो लोग उसको कूल समझते हैं। वो जो रील देखने वाली जनरेशन है वो कहती है अरे वाह, ये तो एक नई तरीके का एंटरटेनमेंट है, और वो उसको उस तरीके से गाइड भी नहीं कर पाते हैं। और कई बार, जैसा मैंने कहा पहले भी, कि माता पिता के ही बस की बात नहीं होती है कि वो उसको सिखा सकें। देखिए बच्चा वहां पर जो बोल रहा है, वो बच्चा बोल जरूर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसके संस्कार भी बोल रहे हैं, उसके पीछे उसके माँ बाप भी बोल रहे हैं, उसके पीछे वो वातावरण बोल रहा है। हम उसके पीछे उसके दोस्तों को, उसके स्कूल को, उसके आस पड़ोस को, सबको हम इल्जाम लगा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि वो बेचारा बच्चा जो है वो अकेला नहीं है। ये चीज बताती है कि उस बच्चे को एक तरह की बीमारी है, ये अधीर होना, चीजों को न सुनना, खुद बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना, ये कमी है एक। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, ये कमी है, तो ओवर कॉन्फिडेंट होना उससे बड़ी कमी है कि आपको पता ही नहीं है। दूसरा, आपको ओवर एक्सपोजर इतना मिल रहा है, आपको लगता है आपको सब चीजें आती हैं, आप तो एआई के युग में हो, आपने तो 2 मिनट में ये कर लिया, 3 मिनट में ये देख लिया, 50 सेकंड में आपको 5 किताबों का ज्ञान मिल गया। तमाम तरह के ऐसे वीडियोज हैं कि ये 50 सेकंड सुन लीजिए, आपको 5 किताबों का ज्ञान मिल जाएगा। ऐसी जो चीजें आजकल हो रही हैं वो, और समाज में हमारी प्रायोरिटीज बहुत तेजी से बदली हैं। हर आदमी पैसे के पीछे इस हद तक भाग रहा है, जैसा हम बॉलीवुड में बात करते हैं कि सफलता का पर्याय क्या है, कि भाई पैसा आ गया तो सफल हो गए। मतलब सफल हैं मतलब पैसा है, और पैसा है मतलब सफल है। हमने जो पैमाने बदल दिए हैं। और दूसरा, माता पिता के पास समय नहीं है, वही पैसों के पीछे भाग रहे हैं, वो आपको गैजेट्स दे देते हैं। वो तो ये सारी चीजों का मिला जुला जो एक नुकसान है, वो इस इशित भट्ट के रूप में सामने आया है। मुझे बड़ा दुख है कि इशित भट्ट जैसे बच्चे अकेले नहीं हैं। हमारे देश के लाखों करोड़ों परिवार में लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो इस तरीके से इनका पालन पोषण हो रहा होगा। मैं चाहता हूं आप इस पर राय रखें। मेरे पास एक पॉइंट और है, वो मैं इसके बाद मैं आपका भी सुनना चाहता हूं कि आप उसको किस तरह से देखते हैं। बिल्कुल, आप जो चीजें कह रहे हैं ये तो है ही कि ये एक बच्चे का या एक परिवार का मामला नहीं है। इसके बहाने पूरी तरह से हमारी पेरेंटिंग और मुझे लगता है स्कूलिंग भी कहीं ना कहीं इसमें जो है दोनों चीजें शामिल है। हालांकि स्कूलों का लॉजिक ये है कि भाई बच्चा 6 घंटे हमारे पास रहता है, 18 घंटे तो आपके पास रहता है, लेकिन उसमें भी है क्योंकि बच्चा जिस तरह से सवालों के जवाब दे रहा है, जो सो कॉल्ड स्मार्टनेस दिख रही है, ये स्कूल भी तैयार कर रहे हैं और पेरेंट्स कहीं ना कहीं जो है स्कूल को फॉलो करने के लिए मजबूर है। स्कूल जिस तरह का आजकल का कोर्स बनाते हैं, जिस तरह की बहुत सारी किताबें, बच्चों को रट्टू तोता बना देना कि बस, और ये मान लिया गया कि अगर आप जल्दी से सवाल दे देंगे, जैसा कि वो बच्चा कर रहा था,
इधर सवाल आया और ऑप्शन भी नहीं आया और उसने जवाब दे दिया। इसी को इंटेलिजेंस मान लिया गया है। ये इंटेलिजेंस जो है, ये इंटेलिजेंस का जो रिपोर्ट कार्ड है वो स्कूल तैयार कर रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि आप में जो धीरज की बात आपने कही, धीरज है आपके कैरेक्टर में, आपकी सोचने समझने की ताकत है, आप चिंतन करें, आप मनन करें, ये सारी चीजें स्कूल के कोर्स से बाहर हो चुकी हैं। सब कुछ ये चल रहा बहुत फास्ट, फास्ट फूड, इंस्टेंट सारी चीजें जो है, तुरंत हमने इधर मुंह से कुछ निकला और उधर हमारे पास जो है वो चीज पूरी हो जाना चाहिए। और एआई के जमाने में अब कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हो भी रही है। और ये बच्चे जिस जनरेशन के हैं, अब जिस युग में पैदा हुए हैं, जेन जी के बाद की भी ये अल्फा आ चुके हैं। अब ये जी और अल्फा, ये हो क्या रहा है, सोसाइटी किधर जा रही है, ये हल्का सा संकेत हमको उसमें मिला है। और ये खतरे की घंटी है। ये जो पूरा मामला है, मैं इसको ये खतरे की घंटी, और आप सही कह रहे हैं कि हर घर में ऐसे बच्चे हैं, हर घर में ये प्रॉब्लम है। और पेरेंटिंग की प्रॉब्लम इसलिए हो गई है क्योंकि बात तो सही है कि पैसा जो है अब सबसे ज्यादा हो गया है, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया जो है, ये मामला जो है हर जगह देखने मिल रहा है। तो करेंगे क्या, माँ बाप दोनों मजबूर हैं। और फिर उसके बाद में जो है जिस तरह का दिखावा, जिस तरह की कंपटीशन, भले ही वो बाहर न दिखती हो, अंदर अंदर जो हम लोग compete करते हैं, चाहे पड़ोसियों को लेके, चाहे दोस्तों को लेकर, इवन बच्चों को लेके भी लोग करते हैं। अच्छा, इसके बच्चे का इतना परसेंट आ गया, इसका बच्चा ये क्लास में जा रहा है, तो मेरे बच्चे को भी इस क्लास में जाना चाहिए। भले ही वो बच्चा उस क्लास के, स्कूल छोड़िए, जो एक्स्ट्रा क्लासेस, जो बाकी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, वो अपने बच्चे को भी वहां डालेंगे। तो ये जो एक कंपटीशन और एक अंधी दौड़ जो चल रही है, उसमें उस बच्चे पर क्या जो साइकोलॉजिकल असर पड़ रहा है, ये बहुत सोचने वाली बात है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कही कि अब हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज के जमाने में रह रहे हैं। वो जो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, उसमें सारे रिश्ते मिलते थे, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा बुआ चाचा, जो भी। और उसके अलावा भी उन बड़े घरों में अड़ोस पड़ोस हुआ करता था। अब तो हमारे पास पड़ोस भी खत्म हो गया है। खास तौर पे हम जी। महानगरों की, छोटे शहरों में भी ये स्थिति हालांकि अब दिखाई देने लगी है, लेकिन महानगरों में तो वो पड़ोस भी खत्म हो गया है। तो बच्चा अगर एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, तो वो सामने वाले अंकल आंटी या उनके बच्चों से भी नहीं मिल सकता है, वो पड़ोस में भी नहीं जा सकता है, वो भी नहीं है। मतलब एक अजीब तरह का एक जो घेरा है, आपको उसी के अंदर रहना है, वहां से निकलना है, बस में बैठना है, या जो भी वैन या जो भी मोड होगा जाने आने का, फिर स्कूल पहुंच जाना है। बहुत ही सीमित दायरा हो गया, और सीमित दायरे में सोच भी जो है बहुत सीमित हो चुकी है। तो ग्रो कैसे करेगा, तो ये चीज है। और माँ बाप आखिर कितना ज्ञान देंगे, ज्ञान देने की बात नहीं है, माँ बाप को भी जो आपने कहा कि मी टाइम चाहिए। दिन भर दोनों जो है नौकरी करके आ रहे हैं, या पिता नौकरी करके आ रहा है, या माँ अगर मान लीजिए घर पे रहती, तो माताओं के हाथ में भी आजकल मोबाइल है। सबकी अपनी अपनी दुनिया जो है इस सोशल मीडिया में बन चुकी है। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। जिस दुनिया में हम घर में प्रेजेंट हैं, उस दुनिया में रह रहे हैं, या वो जो मोबाइल में हमारे हाथ में एक दुनिया बनी हुई है, हम उस दुनिया में रह रहे हैं। बहुत कुछ बट गया है, बहुत कुछ बिखर गया है, और इसका असर जो है बच्चों पर पड़ रहा है। पेरेंटिंग तो बहुत मुश्किल हो ही गई है। इसमें इस जो पूरा मामला है इस बच्चे का, इसमें मुझे बहुत, जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी के साथ साथ जो परिवार और स्कूल, हर तरफ सवाल उठा दिए हैं इसने, और चिंता की बात तो है। आप कहिए, आप जो चीज कह रहे यहां मैं दो चीजें कहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी। ये जो रील युग चल रहा है हमारा, इसमें बच्चे भूल गए हैं कि एक्टिंग क्या है और असल जिंदगी क्या है। बिल्कुल। इतना ज्यादा हर चीज स्क्रीन पर है, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है। बच्चे यही भूल गए हैं कि असल जिंदगी और स्क्रीन की जिंदगी फर्क होती है। ठीक है कि बिल्कुल। यूट्यूब ने हमें आजादी दी, हम वीलॉगिंग भी करते हैं, हमें अपनी बात रखने का मौका दिया, लेकिन उसके बाद भी जब आप कहीं कोई चीज कैमरे के सामने कर रहे हैं, किसी के सामने कर रहे हैं, किसी शो में कर रहे हैं, उसका अपना एक डेकोरम होता है। आप उछल उछल के, उस बच्चे की उम्र है 10 साल, अमिताभ बच्चन जी की उम्र है 83 साल, 70 साल बिल्कुल। का फर्क तो पता ही होगा, भले आपने अमिताभ बच्चन की फिल्में ना देखी हूं। हाँ हाँ, दूसरी बिल्कुल। बात, ये तो मैं बताया ही जाना केबीसी से चाहिए। मैं केबीसी से एक शिकायत करना चाहता हूं। मेरी शिकायत केबीसी से भी है। केबीसी के जो शो मेकर्स हैं, वो
कोई भी टैलेंट को हॉट सीट पर बिठाने से पहले एक अच्छी खासी रिसर्च उसके बारे में करते हैं। यही वजह है कि वो ऐसी कहानियां निकाल कर लेकर आते हैं। कोई रैग्स टू रिचेस वाली कहानी भी होती है, कोई लोकल हीरो वाली कहानी भी होती है, कोई ऐसी स्ट्रगल वाली कहानी भी होती है। अच्छी बात है, इस वजह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे चेहरों को हमारे सामने वो लेकर आए हैं जिनको हम नहीं जान पाते, जिनको हमने केबीसी की वजह से जाना। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। लेकिन जब इस बच्चे की स्क्रीनिंग हुई होगी, अब ये इनकार नहीं कर सकते कि स्क्रीनिंग नहीं हुई, सबकी स्क्रीनिंग होती है, सबके बातचीत, कोई किसी को बोलने में कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई वहां जाकर नहीं बोल पाए, अटक जाए, ऐसी तमाम चीजों की स्क्रीनिंग होती है। जाहिर तौर पर इस बच्चे की भी स्क्रीनिंग हुई होगी। और क्या स्क्रीनिंग में केबीसी के मेकर्स को यह दिखाई नहीं दिया कि यह बच्चा किस तरीके से बोल रहा है, बात कर रहा है? क्या उसे वहां पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए? देखिए, मैं केबीसी में एज अ दर्शक भी बैठ चुका हूं, चलिए अब उसकी भी बात कर लेते हैं, अपना अनुभव भी बता लेते हैं। कई साल पहले मैं केबीसी में एज अ ऑडियंस गया था, क्योंकि मुझे अमिताभ बच्चन साहब को शो होस्ट करते हुए देखना था। और वहां पर शो शुरू करने से पहले बाकायदा ये कहा गया कि जैसे ही मिस्टर बच्चन एंटर होंगे, आपको सबसे ज्यादा गर्मजोशी से तालियां बजानी है, क्योंकि आपके तालियों का जोश ही उनकी परफॉर्मेंस को इनडायरेक्टली गवर्न करता है। आप जितने जोश से उनका स्वागत करेंगे, वो उनके लिए ताकत होगी। और ये हमने देखा भी, एक बार उनकी एंट्री हुई, तालियां उतनी जोर से नहीं बजी, कट हुआ और फिर से कहा गया कि आप फिर से एंट्री कीजिए। इस बार ज्यादा जोर से ताली हुई। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन वहां पर शो के दौरान, हालांकि जिस एपिसोड को मैंने देखा था एज अ दर्शक, उसमें कोई भी रीटेक नहीं हुए थे, ना के बराबर। बस एंट्री का रीटेक हुआ था, उसके बाद का मुझे ध्यान नहीं, अगर कोई एक आध हुआ होगा, बाकी वो पूरा शो एज इट इज शूट हुआ था। लेकिन इतना जरूर था कि बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे ऑडियो के फॉर्म में, कह रहे तालियां जोर से नहीं बजी, या इस तरीके के इंस्ट्रक्शन आ रहे थे। जब दर्शकों को, जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जिनको बस बैठना होता है, उनके बारे में इतनी चिंता होती है शो के मेकर्स को, तो जो कॉन्टेस्टेंट है, जो कि 50% शो का पार्ट है, 50% तो अमिताभ बच्चन है, 50% वो है, तो क्या केबीसी के मेकर्स ने उस बच्चे की स्क्रीनिंग के दौरान इस बात को नहीं देखा, नहीं समझा, करेक्ट करने की कोशिश नहीं की, या इस पर ध्यान नहीं दिया, या उनको लग रहा था कि केबीसी वैसे ही टीआरपी में नीचे जा रहा है, चलो इस तरीके का कोई ले आते हैं तो जिससे कम से कम शो की चर्चा तो होगी? तो ये शिकायत मुझे केबीसी के मेकर्स से। जो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो दर्शक हैं जिज्ञासा के, वो इस बात को लिख रही हैं यहाँ पे कि केबीसी ने ये एपिसोड क्यों प्रसारित किया। ये वैलिड क्वेश्चन है, मतलब ये विचार किसी को नहीं है भाई, जबकि ये शो रिकॉर्ड हो, ऐसा तो नहीं कि लाइव होता है। देखिए, तो उसको देखने के बाद प्रसारित क्यों किया, मैं इससे ऊपर का सवाल कर रहा हूं, इसे रिकॉर्ड ही क्यों किया? क्योंकि रिकॉर्डिंग से पहले उन्हें बच्चे का पता था सारा सब कुछ, वो सबके बारे में पता होता, ठीक चीज है। तो बात वही है कि देखिए, वो ये वाला एक एंगल ये भी है कि भाई इसी बहाने जो है चर्चा मिलेगी, शो जो है एक बार फिर से लोगों के बीच में जो है सुर्खियां पा जाएगा, लोग देखने लगेंगे। क्योंकि बात तो यही है, मीडिया की भी प्रॉब्लम यही है कि उसको हर तरफ से व्यू बटोरना है, तो वो सारी चीजें। लेकिन ये बात सही है कि ये आने के बाद में इसने हलचल मचाई है, लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मुझे लगता है कि मजबूर करेगा। इसमें स्कूल और पेरेंट दोनों सोचेंगे। खबरें बहुत सारी चल रही हैं। एक खबर पे मेरी नजर पड़ी कि ये केबीसी 17 का मामला है। केबीसी 15 में भी एक ऐसा मामला हुआ था। केबीसी 15 में एक गूगल बॉय आया था जिसका नाम था विराट अय्यर, और जो भिलाई छत्तीसगढ़ से था। तो वो भी इसी तरह का बच्चा था। उसकी भी क्लिप्स जो है वो चलने लगी। जब वो तीसरी क्लास तक पहुंचा था, तब तक उसको कई अवार्ड्स मिल चुके थे और उसको गूगल बॉय कहा जाता था, और वो जबरदस्त रूप से ओवर कॉन्फिडेंट था। मैंने उसकी भी रील देखी, हमारे दर्शक भी जो है वो देख सकते हैं, केबीसी 15 में विराट अय्यर। तो वो बच्चा भी एक के बाद एक बहुत तेजी से सवाल इसी अंदाज में दे रहा है जैसे इस बच्चे ने दिए। और वो तो जो है वो 50 लाख तक का मामला जीत चुका था, और उसके बाद 1 करोड़ के सवाल को उसने अटेम्प्ट किया, और वो छोड़ भी सकता था, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंट था, उसने अटेम्प्ट किया और 3,20,000 रुपए लेकर वहां से गया। तो उसके पेरेंट्स का रिएक्शन भी आपको उस वीडियो में मिलेगा। तो मतलब 2 साल पहले अगर इस तरह का एक बच्चा आया, फिर अभी आया, इसका मतलब ये वो सेम जनरेशन है, एक सेम समस्या से जूझ रही है, एक सेम रास्ते पर आगे बढ़ रही है, जिसमें उसके अंदर कॉन्फिडेंट तो बहुत है, ओवर कॉन्फिडेंट है वो। कहीं ना कहीं वो रूड भी लगती है, जिस तरह से वो बात करती है, जिस तरह से उसके हाव भाव होते हैं,
तो सारे सवाल जो हैं अब धीरे-धीरे करके पेरेंटिंग की तरफ उठ रहे हैं, स्कूलिंग की तरफ उठ रहे हैं। ये मुझे लगता है समय आ गया है कि इस पर जो है, क्योंकि देखिए कम ज़्यादा करके सब में चर्चाएँ और बात तो होती है। जैसे हम भी अपनी कॉलोनी में निकलते हैं, हमारे बच्चों के बराबर दूसरे भी लोग हैं, वो भी पेरेंट हैं जिनके उस उम्र के बच्चे हैं। हम देखते हैं सबकी प्रॉब्लम लगभग एक जैसी है। बच्चा ये नहीं कर रहा, बच्चा वो नहीं कर रहा, बच्चा मोबाइल छोड़ता नहीं है, बच्चा समय से खाना नहीं खाता है, बच्चा समय से सोता नहीं है। मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ और ये भी मैंने सब में पेरेंट्स में इस बात को सुना है कि हम जिस जनरेशन में थे, मैं 8, साढ़े 8 और 9 बजे हम सो चुके होते थे और आज रात का 11, साढ़े 11, 12 बज जाता है, वो बच्चे सोते नहीं हैं। उनको लगता है अरे अभी तो रात कहाँ हुई है ठीक से। तो ये जो धीरे-धीरे ये सारे बदलाव आ रहे हैं, ये बड़े खतरनाक है और पेरेंट्स जो हैं वो कंट्रोल खोते जा रहे हैं। इसकी कहीं न कहीं एक वजह ये भी समझ में आती है, क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, बहुत प्यार से, बहुत लाड़ से पालते हैं, दिन भर काम करके आते हैं, उनको लगता है बच्चा भी दिन भर बाहर था, दूर रहे। वो जो एक इमोशनल जो मामले बन जाते हैं, थोड़ा समय दे देते हैं, फिर कल सुबह यही होना है, जाना है। बहुत सारी चीज़ें टूट-बिखर रही है और इनमें इसमें इन बच्चों का नुकसान हो रहा है और ये दिख रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा। रवि जी, आपने बहुत जी, अच्छी बात याद दिलाई। इनफैक्ट मुझे मेरे बचपन से जुड़ी बात भी याद आ गई कि हम शाम को हाँ, खेला करते थे और इतने थक जाते थे। बिल्कुल। वो शाम को 4, साढ़े 4 से लेकर साढ़े 6, पौने 7 हुँ, तक का समय, गर्मियों में थोड़ा देर तक होता था, सर्दियों में 6, सवा 6 तक। मतलब बेसिकली बिल्कुल। मोटा-मोटा 2 घंटा होता था, जिसमें हम खेलते हाँ, थे, विषमृत खेलते थे और वो 7 पत्थर रख के उसको फोड़ना खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे, छुअन-छुआई भी खेलते थे, दुनिया भर के खेल खेलते थे। लेकिन सारे के सारे खेल फिजिकल एक्टिविटी वाले थे। मतलब 2 घंटे हम ठीक भाग बात है। रहे होते थे अपने पड़ोस में रहने वाले दोस्तों के साथ में। जब तक घर आते थे काफ़ी हद तक थक चुके होते थे, फिर थोड़ा बहुत अगर होमवर्क वगैरह करना है वो किया और उसके बाद हम लोग सो जाते थे। शायद 9 के बाद हमारे लिए बहुत, मतलब बहुत मुश्किल होता था जगना। 9, सवा 9 तक सो जाते थे क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठना होता था। और ये ऐसी मेरी कहानी नहीं थी, उस वक़्त हमारे आस-पास रहने वाले सभी बच्चे ऐसा किया करते थे। और हुँ। अ, ना तो हमें कोई वीडियो गेम पता थे, ना हमें, इनफैक्ट जब गर्मियों में लू चलती थी और हमें लूडो खेलना पड़ता था, कैरम खेलना पड़ता था, वो हमारे लिए थोड़ा बोरिंग होता था कि यार बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, बाहर बाहर जाने को जाने कब में। मिलेगा। तो बाहर जाने की प्रति जो हमारा एक लालच रहता था हमेशा कि पार्क तक जाएंगे, झूला झूलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, वो चीज ही खत्म हो गई है शायद। हुँ, ये बहुत हैरत की बात है। और इस बच्चे का व्यवहार, मतलब अगर, जाहिर है उस बच्चे को देखकर डेफिनेटली आपके मन में भी और जितने भी लोग हैं उनके मन में अपना बचपन जरूर आया होगा कि जब हम इतने बड़े थे तो क्या करते थे। क्या हम अपने किसी ठीक। बड़े की बात ऐसे काटते? शायद हमारी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि नहीं, हमें नहीं। एक तो उस जमाने में पढ़ भी जाती थी, अ, बिल्कुल। टीचर्स भी या जो भी घर पे भी वो पड़ जाती थी, सवाल ही नहीं बदतमीजी करने का। आज ना तो बच्चों को इस बात का कोई डर है, ना कोई लिहाज है, ना कोई चिंता है। मैं बड़ा दुखी होता हूं आजकल के बच्चों का बचपन देखकर। शायद वो बचपन जी ही नहीं रहे हैं, वो बड़े हाँ, हो गए। ये तो है। वो बड़े हो गए हैं। और बच आज हम हाँ, इतने बड़े होने के बाद भी, उम्र के इस दौर में भी, हम जब अपने बचपन को याद करते हैं तो एक मुस्कान आ जाती है चेहरे पर कि यार वो भी क्या दिन थे। क्या इन बच्चों के चेहरे पर वो मुस्कान आ पाएगी? क्या ये उतनी मासूमियत भरी बचपन या उस नादानी से भरा हुआ बचपन जी पा रहे हैं? क्योंकि हमारा बचपन बहुत कुछ निर्धारित करता है। हमारा बचपन पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता है। हमारा बचपन पूरी ठीक। जिंदगी रहता है। हमारी सोच, हमारी चॉइस, हमारे रिएक्शंस, हमारा पढ़ना लिखना, आगे क्या बनना है, हर चीज में बचपन होता है। तो ये बहुत ही डिस्टर्ब्ड बचपन है। बड़ा दुख हुआ है मुझे उसको देखकर, बड़ी हैरानी और चिंता हुई। आई एम श्योर हमें हो रहा है तो बच्चन साहब को तो कुछ ज्यादा ही हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने तो हमसे भी लाजवाब बचपन जिया होगा। हमने तो सही तब भी है। थोड़ा बहुत टीवी देखा, दूरदर्शन आ गया था। उनके जमाने में तो हाँ, हाँ, बिल्कुल। दूरदर्शन भी नहीं था। तो ये तो मतलब बहुत ही दुख की बात है, उसको देखकर मतलब हैरानी और दुख दोनों हो रहे हैं। नहीं, मुझे अपने बचपन का ये ध्यान आता है, मेरे पास खेल थे और किताबें थी। जी। मतलब टेक्स्ट बुक के अलावा, मतलब जो बाकी चीज़ें तो कॉमिक्स पढ़ना, मैगज़ीन्स आती थी उस समय, हम लोग जी। शेयर कर लिया करते थे दोस्तों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, तो वो चीज़ें। और इधर तो मैं देखता हूँ कि बच्चों को पढ़ने को लेकर भी ऐसा कुछ बच्चों में होगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स यही है कि भाई उनको ना बाहर खेलने जाना है,
और बाहर खेलने जाते हैं तो भी एक सर्टेन एज के बाद में शायद 11-12 या 12-13 साल के, जैसे वो टीनेज में आते हैं, मैंने देखा लगभग सबके पास मोबाइल होता है। तो वो अगर बाहर भी जाते हैं तो वो ग्रुप में बैठ जाएंगे और मोबाइल में कुछ ना कुछ जो है उनकी चीजें चलती रहेंगी। तो बाहर जाके भी उनकी एक्टिविटीज जो है वो आउटडोर वाली नहीं होती। बिल्कुल सही कहा तो आपने, ये, बिल्कुल सही कहा। ये हाँ, मोबाइल ने हमारे बच्चों से बिल्कुल बचपन छीन लिया है, हमारी जिंदगी हमसे छीन लिया असल में। छीन लीजिए। बहुत ये वाकई ये चौंकाने वाला जो ये पूरा एपिसोड है केबीसी का, मुझे लगता है इस पे लंबे समय तक बातें होना चाहिए और इसको स्कूलों को और पेरेंट्स को देखना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए आपस में, स्कूलों को भी सोचना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि दरअसल ये आईना आ गया है सामने आपके। भूले भटके जो भी कहें, जिस चीज से शायद या आप इग्नोर कर रहे थे या उससे नजरें चुरा रहे थे कि कौन उन बातों को फेस करे, सबको अपने बच्चे की शरारतें प्यारी लगती है और वो इग्नोर भी करते हैं। अब बहुत सारे उसके वजह, जैसे मैंने कहा कि बच्चा सुबह स्कूल चला जाएगा, हम दफ्तर चले जाएंगे, 2 घंटे ही तो साथ में हैं, और 3, अचानक ये चीज आपके फेस पर आ गई कि अब आप इसको देखिए कि ये असली तस्वीर है। मुझे लगता है अब यहाँ से मुंह नहीं चुराना चाहिए, इस पर स्कूल में डिस्कस होना चाहिए, पेरेंट टीचर मीटिंग्स जो होती हैं उनमें डिस्कस करना चाहिए, और कहीं ना कहीं अब अलर्ट होने की जरूरत है। नहीं तो मुश्किलें जो है वो दिखाई दे रही हैं कि ये किस तरह के बच्चे होंगे, ये उनके भी मेंटल और फिजिकल और इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। बात सिर्फ उनकी नहीं है जो बड़े हैं, जो गाइड करने के लिए हैं या जो उनकी परवरिश कर रहे हैं, बात उन बच्चों की जिनको आप बना रहे हैं, जिनका फ्यूचर आप गढ़ने की बात कर रहे हैं, तो उनकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ जो है उस इन्हीं सारी बातों से जुड़ी हुई है। तो देखते हैं कैसा होता है। आप अगर लास्ट बिल्कुल, में कोई चीज कहना चाहें तो जरूर कहें। मुझे लगता है कि अगर बच्चों को बचाना है, मतलब बच्चों का बचपन बचाना है, वो बच्चे बचपन से ही जी, होते हैं, तो बिल्कुल माँ बाप बिल्कुल। को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। माँ बाप सेक्रीफाइस देने के लिए ही होते हैं। मेरा मानना है कि माँ बाप के बलिदान से ही बच्चे बनते हैं। आपको अपना बलिदान देना पड़ेगा, कुछ समय निकालना पड़ेगा। आजकल चला है ना ई ब्रेक, लोग ई फोन से ब्रेक ब्रेक ले लेते हैं। कुछ करिए, नहीं तो हाँ आपके बिल्कुल। आपकी जनरेशन के हाथ में मोबाइल आया था 22 और 25 साल की उम्र में, ये तो 11-12 साल की उम्र से मोबाइल देख रहे हैं। इनसे इनका बचपन मत छीनिए, इन्हें बचपन में रहने दीजिए। इनका बचपन इनके आने वाले सालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी तो जो है वो है, लेकिन आने बिल्कुल वाले बिल्कुल। सालों में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक वयस्क व्यक्ति ही समझ सकता है कि बचपन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ये बात तो है। आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया उज्जवल जी, और मैं अपने दर्शकों से चाहूँगा कि हमें लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सिनेमा की गॉसिप्स पर या सिनेमा में जो घटनाएँ होती हैं बॉलीवुड जिस हाल में, उस पर तो हम आए दिन डिस्कस करते ही हैं। लेकिन ये एक गंभीर विषय है जो मनोरंजन की दुनिया से ही निकल कर आया है। तो मुझे लगता है इस पर आप सबकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ ही साथ इस वीडियो को, हमारे इस लाइव को अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के जो सर्कल हैं उनमें शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात और ये वाजिब चिंता हमारी पहुँच सके। उज्जवल जी बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं थैंक फिर। यू। थैंक यू।